नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां राष्ट्र को की समर्पित। कहा कि सरकार बैंकिंग सेवाओं को दूर सुदूर में घर घर तक पहुंचाने को दी है प्राथमिकता। आज भारत के 99% गांव में 5 किलोमीटर के अंदर कोई न कोई बैंक ब्रांच, बैंकिंग आउटलेट या बैंकिंग मित्र है मौजूद। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और उसके विभिन्न विभागों ने शनिवार को मनाया महिला किसान दिवस। इस वर्ष महिला किसान दिवस का विषय है मिलेट्स, महिलाओं का सशक्तिकरण और पोषण सुरक्षा प्रदान करना। तोमर ने कहा कि सरकार कृषि विकास की मुख्यधारा में शामिल करने के लिए महिलाओं को प्राथमिकता देने के लिए है प्रतिबद्ध। उत्तर प्रदेश पूर्वांचल में धान की फसल पर गंधी कीट के आक्रमण से किसान त्रस्त। कृषि वैज्ञानिकों ने कहा कि अगर तुरंत इस कीट से बचाव के उपाय नहीं किए गए तो फसल को पहुंचा सकता है नुकसान। खेत से आने लगे गंध तो तुरंत करें उपाय। तेजी से बढ़ता है गंधी कीट का प्रकोप। हरियाणा जिंद सीलाखेड़ी गांव के किसान का पराली जलाने पर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के तहत 2,500 रुपए का किया गया चालान। एसडीएम ने किसानों से किया आह्वान, पराली को बिल्कुल भी न जलाएं किसान। जिला मजिस्ट्रेट ने अपराध प्रक्रिया संहिता के तहत बचे हुए अवशेषों को जलाने पर तुरंत प्रभाव से लगा दिया प्रतिबंध। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां डीबीयू राष्ट्र को समर्पित की। इन यूनिटों की स्थापना का लक्ष्य डिजिटल बैंकिंग का लाभ देश के कोने कोने में पहुंचाना है। डीबीयू डिजिटल वित्तीय साक्षरता का प्रसार करेगी और इसके साथ ही ग्राहकों को साइबर सुरक्षा, जागरूकता और सुरक्षा उपायों के बारे में शिक्षित करेगी। डीबीयू साल भर बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं का बेहतर डिजिटल अनुभव प्रदान करेगी। और इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के सामान्य मानवी के जीवन को आसान बनाने का जो अभियान देश में चल रहा है, डिजिटल बैंकिंग इकाइयां इस दिशा में अहम कदम है। पीएम ने कहा कि हमारी सरकार का लक्ष्य भारत के सामान्य मानवी को सशक्त करना है। हमने तय किया कि बैंक खुद चलकर गरीब के घर तक जाएंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले गरीब और बैंकों के बीच की दूरी कम करनी थी। हमने फिजिकल दूरी भी कम की और सबसे बड़ा जो रुकावट थी उस मनोवैज्ञानिक दूरी को भी हमने कम किया। हमने बैंकिंग सेवाओं को दूर सुदूर में घर घर तक पहुंचाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। आज भारत के 99% से ज्यादा गांवों में 5 किलोमीटर के भीतर कोई न कोई बैंक ब्रांच, बैंकिंग आउटलेट या बैंकिंग मित्र, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट मौजूद है। इसके अलावा देश में जो पोस्ट ऑफिस का व्यापक नेटवर्क था, आज इंडिया पोस्ट बैंक के जरिए वो भी बैंकिंग की मुख्य धारा का हिस्सा बन चुका है। आज देश में हर 1 लाख वयस्क आबादी पर जितनी बैंक शाखाएं मौजूद हैं, वो जर्मनी, चीन और दक्षिण अफ्रीका से ऐसे देशों से भी ज्यादा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि डिजिटल बैंकिंग से लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे पैसे पहुंचते हैं। जैम यानी जनधन, आधार और मोबाइल की त्रिशक्ति ने मिलकर एक बड़ी बीमारी का इलाज भी किया है। ये बीमारी है भ्रष्टाचार की बीमारी है। पैसे ऊपर से चलते थे लेकिन गरीब तक पहुंचते पहुंचते गायब हो जाते थे।
लेकिन अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के जरिए पैसा जिसके नाम से निकलता है उसके खाते में पहुंचता है, उसी समय पहुंचता है। अलग अलग योजनाओं में अब तक डीबीटी के जरिए 25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि ट्रांसफर की जा चुकी है। और मैं कल देश के करोड़ों किसानों को वैसे ही 2000 रुपये वाली किस्त भेजने वाला। भाइयों और बहनों, भारत की इस डीबीटी और डिजिटल ताकत को आज पूरी दुनिया सराह रही है। हमें इसे आज एक ग्लोबल मॉडल के रूप में देखा जा रहा है। वर्ल्ड बैंक तो अब यहां तक कह रहा है कि भारत डिजिटाइजेशन के जरिए सामाजिक सुरक्षा निश्चित करने के मामले में लीडर बन चुका है। पीएम मोदी ने कहा कि जब जनधन अकाउंट की मुहिम शुरू की गई तब आवाजें उठी कि गरीब बैंक खाते का क्या करेगा, लेकिन बैंक खाते की ताकत क्या होती है ये आज पूरा देश देख रहा है। जब हमने जनधन अकाउंट की मुहिम शुरू की तो कुछ आवाजें उठी कि गरीब बैंक खाते का क्या करेगा। यहां तक कि इस फील्ड के कई एक्सपर्ट भी नहीं समझ पा रहे थे कि इस अभियान का महत्व क्या है। लेकिन बैंक खाते की ताकत क्या होती है ये आज पूरा देश देख रहा है। मेरा देश का सामान्य से सामान्य नागरिक अनुभव कर रहा है। बैंक खातों की वजह से हमने गरीबों को बहुत कम प्रीमियम पर बीमा की सुविधा दी। बैंक खातों की ताकत से जुड़ने के बाद गरीबों को बिना गारंटी लोन मिलने का रास्ता खुल गया। बैंक अकाउंट होने की वजह से गरीब लाभार्थियों तक सब्सिडी का पैसा सीधे उनके खाते में पहुंचा। बैंक खातों के जरिए ही गरीबों को घर बनाना हो, शौचालय बनाना हो, गैस की सब्सिडी प्राप्त करना हो, उनको सीधे उनके खाते में दिया जा सका। किसानों को भी तमाम सरकारी योजनाओं से मिलने वाली मदद बैंक खातों की वजह से उन तक आसानी से पहुंचाई जा सकी। और जब कोरोना महामारी का दौर आया तब सीधे गरीब के बैंक अकाउंट में, माताओं बहनों के बैंक अकाउंट में सीधा पैसा पहुंचाया गया। बैंक खातों की वजह से हमारे रेहड़ी पटरी वाले भाई बहनों के लिए स्वनिधि योजना भी शुरू होगा पाई। जबकि उसी दौरान विकसित देशों तक को इस काम में मुश्किलें पेश आ रही थी। आपने सुना होगा, अभी अभी आईएमएफ ने भारत के डिजिटल बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की भूरी भूरी प्रशंसा की है। इसका श्रेय भारत के गरीबों, भारत के किसानों और भारत के मजदूरों को जाता है, जिन्होंने नई तकनीकों को हिम्मत के साथ, समझ के साथ अपनाया, उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाया।
आगे बढ़ते हैं, जहां नेशनल जेंडर रिसोर्स सेंटर इन एग्रीकल्चर कृषि और किसान कल्याण निदेशालय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने अपने मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंध संस्थान के सहयोग से 15 अक्टूबर को महिला किसान दिवस या अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस का आयोजन किया। वर्ष 2023 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के रूप में घोषित किया गया है और इसलिए इस वर्ष महिला किसान दिवस का विषय है मिलेट्स, महिलाओं का सशक्तिकरण और पोषण सुरक्षा प्रदान करना। इस उद्घाटन कार्यक्रम का आयोजन केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के मार्गदर्शन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। इस अवसर पर तोमर ने कहा कि वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के रूप में मनाने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए संकल्प को 72 देशों के समर्थन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सर्वसम्मति से वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के रूप में घोषित किया है। भारत सरकार ने इसे जन आंदोलन बनाने के लिए IYOM 2023 को मनाने की घोषणा की है ताकि भारतीय मिलेट्स, उसके व्यंजनों, मूल्य संवर्धित उत्पादों को वैश्विक रूप से अपनाया जा सके। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष वैश्विक उत्पादन बढ़ाने, कुशल प्रसंस्करण और खपत सुनिश्चित करने, फसल चक्रों के बेहतर उपयोग को बढ़ावा देने और मिलेट्स को खाद्य सूची के महत्वपूर्ण घटक के रूप में बढ़ावा देने के लिए खाद्य प्रणाली के माध्यम से बेहतर कनेक्टिविटी को प्रोत्साहन देने के लिए एक विशिष्ट अवसर प्रदान करने के लिए तैयार खड़ा है। कृषि मंत्री ने यह भी कहा कि भारत सरकार प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के विजन के अनुसार कृषि विकास की मुख्यधारा में शामिल करने के लिए महिलाओं को प्राथमिकता देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि महिलाएं खाद्यान्नों की प्राथमिक उत्पादनकर्ता हैं और वे जैव विविधता की संरक्षक हैं और मोटे अनाज हमारी स्वदेशी खाद्य प्रणाली का एक महत्वपूर्ण खाद्यान्न है। मोटे अनाज आधारित कृषि बदलते हुए समय की चुनौतियों का समाधान प्रदान करती है क्योंकि मोटे अनाज की खेती जैव विविधता को संरक्षित करती है और महिला किसानों को कृषि उद्यमियों तथा स्वरोजगार वाली महिलाओं के लिए एक कृषक के रूप में सशक्त बनाती हैं। ये महिलाओं को अपनी क्षमता के अधिक विश्वास रखने और अपनी समस्याओं का बेहतर रूप से समाधान करने में सक्षम बनाती हैं। भारत सरकार ने भी अनेक पहल शुरू की हैं जिनमें विकास प्रक्रिया के केंद्र बिंदु में महिलाओं को रखते हुए उन्हें सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इन पहलों में कृषि विज्ञान केंद्रों जैसे कि विभिन्न संस्थानों में प्रशिक्षण के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों का गठन करना, किसानों के उत्पादक संगठनों, निर्माता कंपनियों और महिलाओं की क्षमता निर्माण करना शामिल है। तोमर ने भारत में कृषि और खाद्यान्न प्रणालियों में साक्ष्य आधारित लैंगिक असमानता के बारे में एक पुस्तक का भी विमोचन किया। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कृषि और संबद्ध क्षेत्रों तथा भारतीय अर्थव्यवस्था में महिला किसानों के महत्वपूर्ण योगदान पर अपने विचार व्यक्त किए तथा आत्मनिर्भर भारत में महिलाओं के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि देश की कृषि में महिलाओं की भूमिका बहुत बड़ी है और सरकार प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हर क्षेत्र में महिलाओं को प्राथमिकता दे रही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी, आपने देखा होगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत पूरे देश के अंदर जिस तरह से काम किया और महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में जिस तरह से सरकार काम कर रही है, तो ऐसे समय के अंदर जब हमारी बहनें हर जगह पर पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है, तो ये एक बहुत ही सुखद एहसास है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि पहले हमारी बहनें जिस तरह से आजादी भी नहीं थी, यहाँ पर पर्दा प्रथा भी थी और हमारी हिंदुस्तान के अंदर हम सब जानते हैं कि उनको घूंघट के अंदर रहना पड़ता था। आज देखा जाए तो वह चाहे एजुकेशन के क्षेत्र में हो, चाहे डॉक्टर्स हो और चाहे वो व्यवसाय के अंदर हो और चाहे वो कृषि के अंदर हो, तो वहां पर भी हमारी बहनें हैं वो खेतों में काम करती हुई हम सबको देखने को मिलती है। और हमारे मंत्री आदरणीय तोमर साहब हमेशा योजना जब बनती है तो उसमें महिलाओं को प्राथमिकता में रखकर योजना को बढ़ाने का काम और योजना को आगे अंजाम तक पहुंचाने की बात करते हैं।
और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर एवं कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा के धान प्रक्षेत्र का भ्रमण किया और वहां पर की जा रही धान की सीधी बुआई द्वारा उगाई जा रही खरपतवार नाशी दवाओं के प्रतिरोधी किस्मों जैसे कि पूसा बासमती 1121 का सुधार कर बनाई गई पूसा बासमती 1979 और पूसा बासमती 1509 का सुधार कर बनाई गई पूसा बासमती 1985 की समीक्षा की। ये प्रजातियां सीधी बिजाई से धान की खेती द्वारा लागत को कम कर किसानों की आय बढ़ाने और पानी की बचत करने में मदद करेंगी। इसके अलावा मोटे चवा आगे बढ़ते हैं, जहां उत्तर प्रदेश पूर्वांचल में धान की फसल पर गंधी कीट के आक्रमण से किसान त्रस्त हैं। ये कीट धान की बाली में दाना भरने के लिए जमा हो रहे दूध को चूस रहा है। अभी शुरुआत है। कृषि वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर तुरंत इस कीट से बचाव के उपाय नहीं किए गए तो ये फसल को नुकसान पहुंचा सकता है। धान की फसल में बाली निकलने के साथ ही गंधी बग कीट का प्रकोप बढ़ गया है। इसे लेकर कृषि रक्षा अधिकारी सचेत हैं, क्योंकि सूखे के बाद बाढ़ की स्थिति से पैदावार कम होने की आशंका है। विभागीय अधिकारी इस प्रयास में जुटे हैं कि कीट के प्रकोप से फसल को नुकसान ना हो। इसीलिए किसानों को समेकित कीट प्रबंध के तहत बचाव व देसी उपचार के बारे में जानकारी दी जा रही है। धान की फसल को नुकसान पहुंचाने वाले गंधी कीट को यदि हाथ की उंगलियों से मसल दिया जाए तो इसमें ऐसी दुर्गंध आती है कि सहन करना मुश्किल होता है। इसी गंध के कारण इसे गंधी कीट के नाम से जाना जाता है। कृषि विशेषज्ञ बताते हैं कि धान की खेत से जब गंध आने लगे तो किसानों को देर नहीं करनी चाहिए। जिन किसानों के खेतों से गंध आनी शुरू हो गई है उन्हें ये समझ लेना चाहिए कि गंधी कीट उनके खेत में प्रवेश कर चुका है और इससे बचने के लिए कीटों के रोकथाम के लिए किसान मिथाइल पैराथियान डस्ट और इमिडाक्लोप्रिड नामक कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करें। साथ ही खेतों से खरपतवार को निकाल दें और खेत के किनारे मेड़ से भी खरपतवार साफ कर दें ताकि ये कीट वहां भी न रह पाएं। आसपास के किसानों को भी अपने फसल में कीटनाशक के छिड़काव के बारे में जानकारी दें। गंधी कीट के संख्या तेजी से बढ़ने के पीछे सबसे बड़ा कारण होता है कि मादा कीट एक बार में 1 दर्जन से 3 दर्जन के बीच अंडे देती है। मादा कीट धान की पत्तियों पर ही अंडे देती है। धान जब बालियां निकलने लगती हैं तो उसी समय ये कीट प्रजनन भी करते हैं और थोड़े ही दिन में इन अंडों से बच्चे निकल आते हैं। इस तरह से कीट का प्रकोप काफी तेजी से बढ़ता है। हरियाणा में पराली जलाने की जानकारी मिलने पर सीला खेड़ी गांव के किसान का पराली जलाने पर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के तहत 2,500 रुपए का चालान किया गया है। एसडीएम सत्यावान सिंह मान ने किसानों से आह्वान किया है कि पराली को बिल्कुल भी न जलाएं। किसान अपनी पराली का निस्तारण खेत में ही करें। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर घोषित किया है। सरकार की इस पहल से न्यूट्रीलियल्स को लेकर देश विदेश में जागरूकता बढ़ाने के साथ इनका निर्यात भी बढ़ेगा। देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के समक्ष साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर घोषित करने का प्रस्ताव दिया था। भारत के प्रस्ताव को 72 देशों ने समर्थन दिया और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित कर दिया। देश के जाने माने अंतर्राष्ट्रीय कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर आर.के. पाल ने कहा है कि भारत सरकार मोटे अनाजों को बढ़ावा दे रही है। मिलेट्स अगर देखा जाए सारे विश्व में ये 6 नंबर का सीरियल्स है और ये सीरियल इतना इम्पोर्टेंट है। बहुत तरह का मिलेट होता है, जैसे कि पार्ल मिलेट है, फिंगर मिलेट है, फॉक्सटेल मिलेट है और ये मिलेट एक्चुअली ये पावर हाउस ऑफ न्यूट्रिएंट्स है। इंटरनेशनल जो बिजनेस एग्जीबिशंस होता है उसमें हमारा प्रोडक्ट्स अगर देखा जाए, इसका मतलब प्रचार किया जाए तो फार्मर्स भी बहुत लाभान्वित होंगे। डॉक्टर आर.के. पॉल ने कहा कि इन पोषक अनाजों के उत्पादन, मूल्य संवर्धन, खपत, निर्यात, ब्रांडिंग आदि को बढ़ाने की रणनीतियों पर केंद्रित कार्यक्रम हो रहे हैं,
जिससे किसानों को काफी फायदा होगा। वैल्यू एडिशन का जो है मिलेट का बहुत जबरदस्त स्कोप है, क्योंकि सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट जो है ये मिलेट के जो जहाँ ये ग्रो होता है इसके लिए ज़्यादा इनपुट नहीं लगता है, ज़्यादा पानी नहीं लगता है, इसके लिए ज़्यादा फर्टिलाइजर नहीं लगता है। बट ये जैसे मान लो कि जो ड्राई एरियाज मैंने महाराष्ट्र एरिया में देखा, कर्नाटक एरिया में देखा, बहुत अच्छा है ये मिलेट का, और इसका बहुत सारे प्रोडक्ट्स बन सकता है, जैसे कि मिलेट का आटा, हाँ, मिलेट का लड्डू। पोषक अनाजों के बढ़ते उपयोग और जागरूकता से देश के नागरिक भी काफी खुश हैं। Millet is one grain which is super sustainable, not just for the planet, but also for our body and our mind. And we urge people to share their recipes so that all this brain pool of recipes could be turned into e-book. ज्वार, बाजरा, रागी आदि इन मोटे अनाज को यूनाइटेड नेशन ने 2023 को ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया है। ये भारत के लिए ही नहीं बल्कि भारत से दूर रहने वाले लोग और भारत के किसानों के लिए ये बहुत अच्छी बात है। 2023 इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया है। बड़ी सौभाग्य की बात है, हम गांव देहात में इसकी जो खेती कर रहे हैं, इसके उपयोग से बहुत सी बीमारियों से बचा जा सकता है। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की पहल से यूएनओ ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है, जिसका हमें समर्थन करना चाहिए। इसका 70 से अधिक देशों ने समर्थन किया है और इसको खाने से अनेक बीमारियां दूर हो जाती है, हमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन फाइबर्स मिल जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी यही आह्वान है कि इस देश में मोटा अनाज बहुतायत से हो रहा है। मोटा अनाज स्वास्थ्य के लिए बड़ा गुणकारी होता है। प्रधानमंत्री जी की मोटा अनाज की 2023 की जो पहल है उसका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मोटा अनाज जो है वो गेहूं और दूसरे अनाजों की तुलना में ज़्यादा पोषक होते हैं, स्वास्थ्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मोटा अनाज खाने से पाचन की शक्ति भी बढ़ती है। पहली फसल जब आती है तो उसे बाजरा बनाया जाता है, बाजरा बनता है कढ़ी के साथ खाया जाता है। खिचड़ी अलग बनती है, बाजरा अलग बनता है, दलिया भी बनता है इसका। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे सर्दी बढ़ती है, क्योंकि बाजरा गर्म होता है, तो इससे अन्य पकवान भी बनाए जाते हैं। गौरतलब है कि मोटे अनाजों में प्रोटीन, फाइबर, खनिज, आयरन और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसलिए भारत सरकार एक रोड मैप तैयार कर इन्हें न केवल देश और दुनिया में इनके प्रति जागरूकता बढ़ा रही है, बल्कि धूमधाम से इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मनाकर पोषक अनाजों के प्रति भारत सरकार के दृष्टिकोण को भी रेखांकित कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के लिए एक और जहां इन्हें न्यूट्री सीरियल्स का नाम दिया है, वहीं दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनको बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के जरिए मिलेट्स ईयर 2023 घोषित करवाने का महत्वपूर्ण काम भी किया है। निश्चित तौर पर सरकार के इस सार्थक प्रयास से एक और जहां न्यूट्री सीरियल्स को बढ़ावा मिलेगा, वहीं दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनकी बिक्री बढ़ने से किसानों को इन उत्पादों के वाजिब दाम भी मिलेंगे। मेरे सहयोगी कैमरामैन हरजीत सिंह बाबा के साथ मोपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और श्री करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जॉबनेर के नवनियुक्त कुलपति के तौर पर डॉक्टर बलराज सिंह ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। विश्वविद्यालय में कृषि शिक्षा, शोध व अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस तरह की रणनीति पर काम होगा, इस विषय पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की एसकेएन कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर बलराज सिंह से। आइए देखते हैं। श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर में नवनियुक्त कुलपति डॉक्टर बलराज सिंह हमारे साथ मौजूद है। आइए बात करते हैं, क्या इनकी प्राथमिकता होगी विश्वविद्यालय के विकास के लिए, कृषि शिक्षा, शोध और अनुसंधान के लिए। सर, सबसे पहले आपको बधाई, आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेगी? देखिए, श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जॉबनेर का क्षेत्र जो है वो राजस्थान के 8 जिलों में निहित है। उसमें जो मुख्य जिला है जयपुर है और जॉबनेर में इसका केंद्र है, जो मुख्यालय है। इसके अतिरिक्त अजमेर जिला है इसके अंतर्गत, इसमें सीकर है, इसमें आपका अलवर है, भरतपुर है, धौलपुर है और टोंक है, ये जिले हैं। और इसमें लगभग अगर मैं मेन कैंपस की बात करूं तो उसमें जॉबनेर के अंदर कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर और दूसरे कॉलेज हैं,
दुर्गापुरा जो इंस्टीट्यूट है, रारी जिसको हम बोलते हैं, वो भी इसके अंतर्गत आता है। और इस कृषि विश्वविद्यालय का कृषि महाविद्यालय के रूप में पुराने समय में बहुत महत्वपूर्ण योगदान कृषि शिक्षा और कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में रहा है। तो मेरी प्राथमिकता ये होगी, एक तो कैसे हम कृषि शिक्षा की गुणवत्ता को उसमें दोबारा उसको पुनर्जीवित करें, उसको वापस स्थापित करें। दूसरी प्राथमिकता ये होगी कि अनुसंधान, दुर्गापुरा का हमारा जो एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन होता था, उसका बहुत पुराना बड़ा योगदान रहा है फसलों की किस्मों के उत्पादन में, उत्पन्न करने में, चाहे वो गेहूं की हो, चाहे वो बारले हो, जौ हो हमारा, या दलहन फसलें हो, तिलहन फसलें हो, बाजरा हो। बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान उस केंद्र का रहा है। तो उसको और आगे कैसे बढ़ाएं जलवायु परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में। और कई चीज़ें वहाँ पे हैं कि जैसे कि हम एक तो पुरानी किस्मों को जो बहुत जिनका अच्छा योगदान रहा है, उनको कैसे उनकी मेंटेनेंस ब्रीडिंग हो। और दूसरी बात यह है कि नई प्रजातियां जब तैयार करें तो वो क्लाइमेट रेजिलेंट हों, और कई महत्वपूर्ण फसलें हैं उन पर और जोर दिया जाए। नई शिक्षा नीति में कृषि से जुड़े युवाओं को उद्यमशील बनाना, हुनरमंद बनाना, कौशल की शिक्षा देना और रोजगार के लिए नए विकल्प खुद से तलाश करना, आपकी प्राथमिकता भी इस पर हमेशा रही है। आप उद्यमशीलता पर जोर देते रहे, तो आपको किस तरह इसमें देखना चाहिए? नई शिक्षा नीति के अंतर्गत बहुत सारे प्रावधान, विभिन्न क्षेत्रों में कैसे हमारे युवाओं को प्रशिक्षित किया जाए, चाहे उनको डिप्लोमा दें, चाहे दूसरे क्षेत्रों में जैसे प्लांटिंग मटेरियल, रिवर बेड कल्टीवेशन, सीड प्रोडक्शन की बात हम करेंगे। इस प्रकार से हमारा प्रयास रहेगा कि हमारे युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में आगे लाएं, उनको प्रशिक्षित करें और उद्यमी उनको बनाएं। विश्वविद्यालय में और किसान समाचार में आइए अब नजर डाल लेते हैं कुछ और खबरों पर, यानी कि खास खबरों पर। देश में पहली बार हिंदी में होगी MBBS की पढ़ाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया पुस्तकों का विमोचन। प्रोजेक्ट का नाम दिया गया मंदार। उत्तर प्रदेश में भी मेडिकल और इंजीनियरिंग की पुस्तकों का हिंदी में किया जा रहा है अनुवाद। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारतीय अर्थव्यवस्था के ठोस बुनियादी सिद्धांतों की सराहना की। कहा कि महंगाई नियंत्रण में भारतीय रुपया कई अन्य एशियाई मुद्राओं की तुलना में कर रहा है बेहतर प्रदर्शन। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर मिस्र के दौरे पर। विदेश मंत्री ने मिस्र की प्रतिष्ठित हस्तियों से की मुलाकात। एस जयशंकर ने मिस्र में भारतीय समुदाय के लोगों के साथ भी की बातचीत। भारतीय समुदाय से मिलकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्हें धन्यवाद भी दिया। दिल्ली में पिछले दिनों लगातार हुई बारिश के बाद अब मौसम बदला, लेकिन दिल्ली NCR में सुबह और शाम अब मौसम धीरे धीरे हुआ ठंडा। मौसम में नमी बरकरार। न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज। अधिकतम तापमान का रिकॉर्ड भी अभी 31 से 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज। दिल्ली शराब घोटाला मामले में डिप्टी CM मनीष सिसोदिया से फिर होगी पूछताछ। CBI ने सोमवार को पेशी के लिए भेजा समन। सिसोदिया ने ट्वीट कर की दी जानकारी। कहा कि पूछताछ में करेंगे सहयोग। और इसी के साथ ही किसान समाचार में बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार। महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन। छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी, शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे। टीवी के साथ बदलते भारत की शान।